नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 54। ठीक है बेटा, अब तक 54 वर्कशीट हो चुकी है आज की मिलाकर। तिथि है 11 नवंबर 2020। 11 नवंबर 2020। ठीक है बेटा। तो जो ये हिंदी की वर्कशीट है, जो इसका उप विषय है वह है वाक लल्लद पुनरावृत्ति कार्य। वाक एक कविता है जो कवित्री लल्लद ने लिखी है, उसके बारे में ये वर्कशीट दी गई है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस वर्कशीट के अंदर क्या है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले दे रखा कवित्री जीवन परिचय। कोई भी कविता होती है या कुछ होता है तो उसको कोई ना कोई कवित्री या कवि लिखता है। तो जो किताबों में होता है उनमें सबसे पहले उनका जीवन परिचय दिया जाता है, ताकि आप उनसे रूबरू हो सके कि वो कविता में क्या कहना चाहती है, उस कवित्री या कवि का जीवन कैसा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्लद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सीमापुर गांव में हुआ। तो जो कवित्री लल्लद है, इसका जन्म 1320 के आसपास कश्मीर में एक जगह है पामपोर के सीमपुरा गांव में हुआ। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ये है, कवित्री लिखा है। तो बेटा कवित्री एक ऐसा शब्द है जो आपको कई बच्चे गलत लिखते हैं, तो ध्यान रखना। अगर कवि है उसका लिंग बदलोगे तो क्या से बनेगा, कवित्री बनेगा। कै वे ये छोटी की मात्रा त्रय ई कवित्री। कवित्री ऐसे लिखा जाता है। ये बच्चे आप सब ध्यान रखना, ठीक है। कुछ गलतफहमी हो जाती है, सोचते हैं कवि ऐसा लिखा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, कवित्री कवि के आगे लिख देते हैं ऐसे। ये गलत है, ठीक है। ऐसे कवित्री नहीं लिखा जाता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिली, कवित्री कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। अब कई बार क्या होता है कि जो जो राइटर फेमस हो जाता है और वो मर जाता है, तो जो प्रमाणिक जानकारी वो कब कैसा बचपन बीता कुछ हुआ, वो उस समय की बात उस समय नहीं मिल पाती। लेकिन आजकल तो आधुनिक है वो है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उस समय नहीं मिला करती थी। ठीक है बेटा। ललित को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लैलारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, और उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। यानी एक प्रकार से अगर माना जाए तो ये 71 साल की उम्र में 71 साल की उम्र में ये उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक है बेटा। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कविता वाक, तुम समझ रहे हो वाक होता क्या है। तो जो ललित की काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। काव्य शैली क्या होते हैं, कविता के लिखने का ढंग। जैसे दोहा होता है 2 लाइनों में लिखा जाता है, इसलिए वाक 4 लाइनों में लिखी जाती है, इसलिए ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, तरसखान के सवेया प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा। कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और तरसखान के सवेया प्रसिद्ध है, उसी तरह ललित के वाक प्रसिद्ध है। ठीक है। अब वाक के अंदर उसने क्या कहा है, अपने वाक के जरिए उन्होंने अपनी जाति धर्म संकीर्णता से ऊपर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोड़ दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। ठीक है। तो ये इनके बारे में बता रखा है। जाति और धर्म की जो संकीर्णता होती थी उनसे ऊपर उठकर भक्ति के लिए मार्ग पर चलने के लिए कहा है, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। ठीक है बेटा। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के भोज में से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो उस समय 1320 के आसपास जो फारसी के स्थान पर इन्होंने जनता की जो सरल भाषा थी उसका प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललित की रचनाओं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वही बात है बेटा, अगर आप कोई आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करेगा या बात समझाएगा तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी, बजाय उसके अगर वो अपनी भाषा में अलग से भाषा में बोले। ठीक है। वे आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है।
वो कश्मीर की भाषा है जो उसका स्तंभ मानी जाती है। आइए देखते हैं इसके अंदर वाक्य के अंदर क्या है। बेटा पीछे से आवाज़ आ रही होगी, ये मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है बेटा। वाक एक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। अब इसके अंदर जो कवित्री वाक्य के अंदर कहती है कि वो ईश्वर का इंतजार कर रही है, उससे मिलने का इंतजार कर रही है, ठीक है। अभी मैं एक बार वैसे बता देता हूँ आपको। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, कि जिस तरह कच्चे मटके से पानी टपकता रहता है, उसी तरह उसका जो जीवन है उसमें ईश्वर को मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठता रह हूँ कर जाने की चाह है मेरी। और कवि जो कवित्री उसका हृदय तड़प रहा है कि वो प्रभु से कब मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको आइए इस पंक्ति वाइज हम इसकी व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जो यहाँ पे नाव शब्द है वो कवित्री ने जिंदगी के लिए यूज़ किया है, जिंदगी, ठीक है। रस्सी शब्द किया है सांस के लिए। अब वो कहता है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब किसी नाव को अब आप रस्सी कच्चे धागे से खींचोगे तो ऑब्वियस है वो टूट जाएगी, ठीक है। उसी तरह कह रहे हैं जो उसके जो सांस है, ज़िंदगी है, वो कच्चे धागे की तरह है, ठीक है, कच्चे धागे की तरह है, उसको वो खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। अब कवित्री कह रही है पता नहीं ईश्वर कब उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार से उसको मोक्ष प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कह रही है कवित्री कि जिस तरह से कच्चे घड़े में से पानी टपकता रहता है उसी तरह से वो घड़ा खाली हो जाएगा, उसी तरह से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे को प्रभु से मिलने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु निकट आ रही है और मैं प्रभु से मिल भी नहीं पा रही। जी में उठता रह हूँ कि घर जाने की चाहे घेरे। अब कवित्री कह रही है उनका हृदय तड़प रहा है। किससे तड़प रहा है? घर जाने की चाह है घेरे, प्रभु से मिलकर उनको घर जाना है, ठीक है। और लास्ट में जाकर वो भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। तो ये आपके वाक्य की व्याख्या थी। आइए देखते हैं जिसके प्रश्न है उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। कवित्री यह क्यों चाहते हैं कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? इसका उत्तर का बताया था ने, ये जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर। कवित्री इसलिए जाती है क्योंकि वो परमात्मा से मिलना चाहती है और अपने जीवन से मुक्ति चाहती है, ठीक है बेटा। रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? रस्सी कच्चे धागे को कवित्री ने यहाँ पर जो है कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए धरती पर ही रहता है, कि इसका जो जीवन है उसको मनुष्य कुछ समय धरती पर रहता है, इसलिए उस कवित्री ने इस शब्द का प्रयोग कच्चे धागे के लिए रूप में किया है। इसका आंसर ये होगा क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए धरती पर रहता है। इसके बाद एक मिनट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। वाक किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताया था मैंने तुम्हें आपको। लल्लत की काव्यशाली को वाक कहा जाता है। ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा उनका हृदय तड़प रहा है, वह प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। कवित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो लास्ट में आंसर इसका उन्होंने भक्ति में लीन हो जाना चाहती है, भक्ति के मार्ग पर चलने पर जोर दिया है। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी और इसका जो व्याख्या थी मैंने आपको बता दी है, प्रश्नों के उत्तर भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण संदेश आप सब जान रहे हो कि अभी भी कोरोना दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। आज सुबह की खबर जब मैंने पढ़ी तो देखा दिल्ली में 7800 के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आज आपको क्या करना है, जब भी घर से बाहर निकलना है तो मास्क का उपयोग करना है और जब भी घर से बाहर आए जाए तो अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोए। अभी इसकी कोरोना की कोई वैक्सीन तो आई नहीं है बेटा, देयर इज नो वैक्सीन ऑफ कोरोना। तो वैक्सीन क्या है? ओनली मास्क। मास्क ही आपकी वैक्सीन है, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और वीडियो आ गई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका उत्तर वहीं पर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद बेटा।